नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे अक्सर ना उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं दक्कन के उस बिल्कुल भूले हुए स्वर्ण युग की जिसने असल में उत्तर और दक्षिण भारत को एक साथ जोड़ा था। ये एक ऐसी ग्लोबल पावर थी जो अपने समय से सच में बहुत आगे थी। तो बिना किसी देरी के इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए इस बात की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, जब उत्तर भारत में इतने विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसके बाद दक्कन के उस बहुत बड़े राजनैतिक शून्य को, उस वैक्यूम को किसने भरा? सत्ता का वो खालीपन कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। दक्षिण भारत को सख्त जरूरत थी एक नए, मजबूत नेतृत्व की। और सच कहूं तो यहीं से इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। और वो लीडरशिप दी इन्होंने। सामने जो आप देख रहे हैं वो है सातवाहन वंश, दक्षिण भारत का एक बेहद प्राचीन और ताकतवर साम्राज्य। मौर्यों के जाने के बाद सातवाहन ही वो सुप्रीम पावर बनकर उभरे जिन्होंने न सिर्फ सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली, बल्कि दक्कन के पठार में अपार धन, गजब की स्टेबिलिटी और एक ऐसी सांस्कृतिक समृद्धि की नींव रखी जो वाकई बेमिसाल थी। तो आज की इस चर्चा में हम इस पूरे साम्राज्य को डिकोड करेंगे। हमारा एजेंडा काफी क्लियर है। पहले हम देखेंगे दक्कन की नई पावर का उदय, फिर सातवाहन वंश के महान शासक, उसके बाद रोम के साथ उनका ग्लोबल ट्रेड, मातृनाम परंपरा और प्राकृत साहित्य, वास्तुकला और धार्मिक सहिष्णुता, और आखिर में साम्राज्य के पतन और उनकी विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, दक्कन की नई सर्वोच्च शक्ति। आइए देखते हैं कि शुरुआत में इनका फैलाव कैसे हुआ। अगर हम इस फैलाव पर गौर करें तो एकदम साफ हो जाता है कि मौर्य साम्राज्य के गिरने के तुरंत बाद सातवाहनों ने सबसे पहले गोदावरी नदी घाटी के आसपास अपना दबदबा बनाया। आप देख सकते हैं कि कैसे उनका असर आज के महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में जंगल की आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते वे दक्कन के निर्विवाद बॉस बन गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किसने किया? चलिए हमारे दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, सातवाहन वंश के महान शासक। इस महाशक्ति की नींव रखने का क्रेडिट मुख्य रूप से दो शुरुआती चेहरों को जाता है। सबसे पहला और अहम कदम उठाया सिमुक ने, जो इस वंश के संस्थापक थे। और फिर दूसरे अहम कदम के तौर पर शातकर्णी प्रथम ने साम्राज्य की ताकत और सीमाओं को पहली बार बड़े पैमाने पर बढ़ाया। मतलब इन शुरुआती निशानों को देखकर ही उनकी सॉलिड पावर का अंदाजा लग जाता है। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ये महान शख्सियत गौतमीपुत्र शातकर्णी। ये सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी, सबसे ग्लोरियस राजा थे। आपको बता दूं, जब साम्राज्य सच में बहुत बड़ी मुश्किलों में घिरा था, तब इन्होंने शक क्षत्रपों को बुरी तरह हराया और दक्कन में अपना पूरा दबदबा फिर से कायम करके साम्राज्य की ताकत को वापस लौटाया। एक तरह से ये एक रियल गेम चेंजर साबित हुए। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई, हमें गौतमीपुत्र शातकर्णी की इन शानदार जीतों के बारे में इतना पक्का कैसे पता है? तो जवाब है ये नासिक अभिलेख। उनकी माता गौतमी बालश्री द्वारा बनवाया गया ये अभिलेख ना इतिहास के किसी जासूसी सुराग से कम नहीं है। ये असल में सबसे ऑथेंटिक सोर्स है जो उनकी भारी भरकम सैन्य विजयों का एकदम पक्का सबूत देता है। तो हाँ, सेना से साम्राज्य तो सुरक्षित हो गया, लेकिन असली पैसा और पावर आई व्यापार से। आइए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, रोम के साथ वैश्विक व्यापार। ये जहाज वाले सिक्के और व्यापारिक मार्ग सच में एक गजब की कहानी बताते हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के समय के इन सिक्कों पर दोहरे मस्तूल वाले समुद्री जहाज छपे हैं। इन्होंने ही राजधानी को पैठण, जिसे प्रतिष्ठान भी कहते थे, वहां शिफ्ट किया था। और इन रूट से पता चलता है कि कैसे दक्कन से पश्चिमी तटों जैसे भड़ूच और कल्याण तक सॉलिड रास्ते बने थे। हम यहाँ से मसाले और कपड़े भेजते थे और बदले में ताकतवर रोमन साम्राज्य से सोने के सिक्के आते थे। सोचिए, उस जमाने में इतनी शानदार ग्लोबल इकोनॉमी और इस बढ़ते इंटरनेशनल ट्रेड ने ना लोकल अर्थव्यवस्था की भी पूरी तस्वीर ही बदल दी। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे धातु कर्म यानी मेटलर्जी और कपड़े बनाने में जबरदस्त तरक्की हुई। ट्रेड गिल्ड्स, जिन्हें श्रेणियां कहते थे, वो बहुत पावरफुल हो गईं। इन्हीं अमीर कारीगरों और व्यापारियों की वजह से नए नए और बेहद समृद्ध शहरी केंद्रों का बड़ी तेजी से विकास हुआ। इकोनॉमी के साथ साथ
सातवाहनों ने समाज और संस्कृति में भी कुछ ऐसा किया जो बाकी प्राचीन साम्राज्यों से एकदम अलग था। और यही हमें ले जाता है चौथे सेक्शन की ओर, मातृनाम परंपरा और प्राकृत साहित्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में जब सत्ता पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में थी, सातवाहन राजाओं ने अपनी माताओं का सम्मान करने की एक बहुत ही अनोखी परंपरा शुरू की। इसे मातृ नाम परंपरा कहते हैं। यहाँ देखिए, गौतमी और पुत्र मिलकर बना गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी और पुत्र से बना वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। हालांकि ऐसा नहीं है कि समाज मात्र सत्तात्मक था, पावर तो आदमियों के ही पास थी, लेकिन इतने प्राचीन काल में राजाओं का अपनी उपाधि में गर्व से माँ का नाम लगाना सच में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। और हाँ, कल्चर के मोर्चे पर इनका एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, प्राकृत भाषा को राजकीय संरक्षण देना। यहाँ महान विद्वान और कवि राजा हाल को देखा जा सकता है। सातवाहनों ने सिर्फ संस्कृत तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने आम जनता की भाषा प्राकृत को भी खूब प्रमोट किया। राजा हाल ने गाथा सप्तशती नाम की जो रचना की ना, वो आज भी प्राकृत साहित्य का एक मास्टरपीस मानी जाती है। चलिए अब 5वें सेक्शन में चलते हैं, जो ये साबित करता है कि ये समाज कितना ज्यादा मैच्योर और संतुलित था, वास्तुकला और धार्मिक सहिष्णुता। देखिए, सातवाहन शासक खुद तो वैदिक धर्म का पालन करते थे, लेकिन यहाँ उनकी धार्मिक सहिष्णुता यानी टॉलरेंस कमाल की थी। उन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध दोनों परंपराओं को बराबर का सम्मान दिया। एक तरफ राज्य बड़े बड़े वैदिक यज्ञ करवाता था और वहीं दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षुओं और उनके विहारों को खूब सारी जमीन भी दान में दी जाती थी। ये एक सच्चे सेक्युलर राज्य का बेहतरीन उदाहरण है, जहां सचमुच हर विचार का स्वागत था। और उनके इस बौद्ध सपोर्ट का सबसे शानदार जीता जागता सबूत है ये अमरावती स्तूप। सफेद संगमरमर से बना ये स्तूप सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि ये सातवाहन काल के आर्किटेक्चर का एक ऐसा अजूबा है जो उनकी वास्तुकला की जीनियस प्रतिभा को आज भी दुनिया के सामने बड़े गर्व से खड़ा करता है। लेकिन खैर, इतिहास का एक अटल नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। आइए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, साम्राज्य का पतन और उनकी विरासत। और ये टूटा हुआ स्तंभ बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है कि कैसे एक इतने बड़े साम्राज्य का अंत हुआ। ये सातवाहन सत्ता के गिरने का प्रतीक है। वक्त के साथ उनके अपने ही दरबार में अंदरूनी राजनीति और संघर्ष बढ़ने लगे। 3री शताब्दी ईस्वी आते-आते ये विशाल साम्राज्य दरक गया और नई क्षेत्रीय शक्तियों ने सिर उठा लिया। वाकाटक और इक्ष्वाकु जैसे छोटे छोटे राज्यों ने पूरे दक्कन को आपस में बांट लिया। साम्राज्य भले ही टूट गया हो, लेकिन उनकी छोड़ी हुई विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। ये वो 6 मुख्य स्तंभ हैं जो उन्होंने दक्कन में खड़े किए। उन्होंने दक्कन की पॉलिटिक्स को नया रूप दिया, व्यापार से भारत को रोम से जोड़ा, शानदार नए शहर बसाए, कला और शिल्प को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, प्राकृत साहित्य को बढ़ावा दिया और बेमिसाल धार्मिक वास्तुकला का निर्माण किया। सही मायने में उन्होंने दक्कन की पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस सब से हमें क्या समझ आता है? सातवाहन कोई साधारण वंश नहीं थे। वो दक्कन के इतिहास की एक ऐसी पावर हाउस फोर्स थे जिन्होंने भारत के भविष्य पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद मेरे मन में तो एक सवाल आता है, और हम सभी को सोचना चाहिए कि इतिहास के ऐसे और कितने भूले हुए गोल्डन एरा हैं जो आज भी हमारे मॉडर्न नक्शों के ठीक नीचे दबे पड़े हैं, बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।